India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कथित कौशल विकास कार्यक्रम घोटाले के मामले में आंध्र हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी अंतरिम राहत। ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाही पर 18 सितंबर तक रोक। सीआईडी 18 सितंबर तक नायडू को हिरासत में नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ब्रीफिंग का परिणाम मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार से पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा गया। सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने से किया इनकार। सरकार ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगी। कहा, पटाखा प्रोटोकॉल में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की है इजाजत। प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण यूपीएससी मुख्य परीक्षा से रोके गए अभ्यर्थियों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से प्रवेश पत्र जारी करने को कहा। India Legal presents Courts Roundup. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एसीबी अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य अपराध जांच विभाग 18 सितंबर तक नायडू को हिरासत में नहीं ले सकता और नायडू न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने कहा था कि नायडू जेल में अधिक सुरक्षित रहेंगे क्योंकि घर में नजरबंद रहने के दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती और उसके बाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को करोड़ों रुपए के कौशल विकास निगम कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंतर्गत राजा महेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में बंद हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम घोटाले के संबंध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाही पर 18 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने ये भी आदेश दिया कि राज्य अपराध जांच विभाग CID 18 सितंबर तक नायडू को हिरासत में नहीं ले सकती। नायडू न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को हाई कोर्ट में दोबारा होगी। अदालत कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत के आदेश के खिलाफ नायडू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्थानीय अदालत की ओर से तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की नजरबंदी की याचिका खारिज किए जाने के बाद टीडीपी नेता की कानूनी टीम ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की, जिसमें जमानत प्रदान करने और मामला रद्द किए जाने का अनुरोध किया था। स्थानीय अदालत ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जेल में अधिक सुरक्षित रहेंगे क्योंकि घर में नजरबंद रहने के दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। नायडू के खिलाफ जांच एक ऐसी योजना पर केंद्रित है जिसमें कथित तौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी चालान के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं थे।
अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की हाउस कस्टडी याचिका को खारिज कर दिया है। नायडू को करोड़ों रुपए कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वो अभी न्यायिक हिरासत में राजा महेंद्रवम केंद्रीय कारागार में बंद हैं। नायडू की हाउस कस्टडी मंजूर नहीं की गई है। नायडू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने सोमवार को खतरे की आशंका का हवाला देते हुए हाउस कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अदालत ने करोड़ों रुपए के कौशल विकास निगम घोटाले में कथित भूमिका के लिए नायडू को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीआईडी के आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपाधीक्षक M. धनंजयडू ने बताया था कि गिरफ्तारी गैर जमानती धाराओं में की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले जीएसटी, इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने योजना के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। पूर्व सीएम पर यह भी आरोप है कि कंपनियां बनाकर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित दस्तावेज भी नष्ट कर दिए गए। नायडू को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। घोटाले की जांच ईडी द्वारा भी की जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पहल की है। कोर्ट ने केंद्र से मीडिया ट्रायल पर गाइडलाइन बनाने को कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है। पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है। जांच का ब्यौरे का खुलासा किस चरण में हो ये तय करने की जरूरत है। कोर्ट ने 2 महीने में गृह मंत्रालय से मीडिया ब्रीफिंग पर मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ में 3 महीने में विस्तृत मैनुअल तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव देंगे। मामले में जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा है। 2 महीने में गृह मंत्रालय से मीडिया ब्रीफिंग को लेकर मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 महीने में विस्तृत मैनुअल तैयार करने के निर्देश हैं। सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव देंगे। अब इस मामले में जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है। पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है। जांच का ब्यौरा का खुलासा किस चरण में हो ये तय करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ितों और आरोपियों का हित शामिल है। साथ ही बड़े पैमाने पर जनता का हित भी शामिल है। अपराध से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग में सार्वजनिक हित के लिए कई पहलू शामिल होते हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर मीडिया के विचारों, समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार दोनों के संदर्भ में शामिल है। हमें मीडिया ट्रायल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दरअसल आपराधिक केस में पुलिस की ओर से मीडिया ब्रीफिंग के लिए दिशा निर्देश तय किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि वो 3 महीने में मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए दिशा निर्देश तय करें। सीजेआई ने कहा कि ये बेहद अहम मामला है। एक तरफ लोगों के सूचना हासिल करने का अधिकार है, लेकिन जांच के दौरान अहम सबूतों का खुलासा होने पर जांच भी प्रभावित हो सकती है। हमें आरोपी के अधिकार का भी ध्यान रखना है। एक स्तर पर जिस आरोपी के आचरण की जांच चल रही है वो पुलिस द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का हकदार है। जांच के चरण में प्रत्येक आरोपी निर्दोषता का अनुमान लगाने का हकदार है। मीडिया ट्रायल से उनका हित प्रभावित होता है। किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में ये संदेह भी पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स पीड़ितों की निजता का भी उल्लंघन कर सकती है। किसी मामले में पीड़ित नाबालिग हो सकता है। पीड़ित की निजता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस को कैसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे 2014 के निर्देशों पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार मीडिया ब्रीफिंग को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी। सरकार कोर्ट को उससे अवगत कराएगी।
सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसने 2017 में सरकार से पुलिस द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के लिए मानदंड तय करने को कहा था। मामले के एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने भी कहा कि आरुषि मामले में मीडिया ऐसे ही कर रहा था। हम मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते, लेकिन पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन मामले पर सुनवाई की और इस दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सरकार ने बनाया पटाखा प्रोटोकॉल और इसको लेकर प्रोटोकॉल में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत है। केंद्र ने कहा कि ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी जाए। दिल्ली में पटाखों पर बैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट दखल से इनकार करते हुए सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकरा दी है। जस्टिस बोपन्ना ने अर्जी ठुकराते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो उस प्रतिबंध में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपनी रैलियों में जश्न के लिए और जगह ढूंढ सकते हैं। दरअसल मामले में याचिकाकर्ता सांसद मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया था कि ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। देश में पटाखों पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस AS बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाया है उसे सभी पक्षों को दिया जा चुका है, जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत की बात कही गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने का आग्रह करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए रिसर्च और परीक्षण में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान या NEERI ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने पटाखों की क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की QR कोडिंग लागू किया है। इसके अलावा हम पटाखा निर्माण से जुड़े उद्योग में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 1000 से अधिक निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही ये भी बताया गया कि हर 3 साल में एक टेक्निकल कमेटी द्वारा उत्सर्जन के मानकों की भी समीक्षा की जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नागपुर और शिवकाशी में प्रतिवर्ष 5000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करना है। शिवकाशी और नागपुर में सुविधा को 25,000 परीक्षण तक बढ़ाया जाएगा। केंद्र का कहना है कि अदालत पटाखों के निर्माण और बिक्री पर लगी रोक हटाने पर विचार कर सकती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगस्त 2023 में सरकार और पटाखा निर्माताओं द्वारा मिलकर कच्चा माल प्रतिस्पर्धा विश्लेषण और परीक्षण सुविधा या रेस स्थापित की गई है। जस्टिस बोपन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा कि त्योहारों के सीजन के दौरान जब बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री और उपयोग होता है, उस दौरान इस नियम को लागू करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म मौजूद है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने बताया कि हमने प्रोटोकॉल की एक लिस्ट बनाई है। इसमें CSIR और NERI के साथ पटाखा निर्माताओं का ऑनलाइन पंजीकरण, अधिकृत एजेंसियों द्वारा QR कोडिंग, रैंडम चेकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस पर जस्टिस बोपन्ना ने पूछा कि नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माना क्या है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नियम का उल्लंघन करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने और निलंबन करने का भी प्रावधान है। जस्टिस बोपन्ना ने पूछा कि सैंपल इकट्ठा करने के लिए कौन अधिकृत है। ASG ने बताया कि हमने सिस्टम बनाया है, उसमें सभी को जोड़ा गया है। ये ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल है। मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत में ही गुणवत्ता नियंत्रण और जांच की जाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए। दरअसल अर्जुन गोपाल की तरफ से पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में उन उम्मीदवारों की सहायता की जिन्हें आगामी UPSC सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2023 में उनकी उम्मीदवारी रद्द होने का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग को 15 सितंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए 8 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि ये अंतरिम राहत उनकी याचिकाओं के अंतरिम परिणाम के अधीन होगा। UPSC ने 2 याचिकाकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में अंतरिम प्रमाण पत्र
जमा न करने के कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। अन्य 6 याचिकाकर्ताओं के संबंध में यूपीएससी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्रों में कुछ त्रुटियों का हवाला दिया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि जहां तक याचिकाकर्ता 1 और 2 का सवाल है, स्नातक परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और इसीलिए इस स्तर पर क्या वो योग्य होंगे, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बाद में विचार की आवश्यकता है। ये ध्यान में रखते हुए कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 15 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली है। यदि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो उनके हित प्रभावित होंगे। इसीलिए इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन बनाते हुए हम प्रतिवादी को परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक प्रवेश टिकट जारी करने का निर्देश देते हैं। और इसी तरह की राहत 6 अन्य याचिकाकर्ताओं को भी दी गई है जिनकी उम्मीदवारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के कारण खारिज कर दी गई थी। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। India Legal presents Courts Roundup. India Legal presents Courts Roundup. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने अदालतों के कंप्यूटरीकरण मुहिम पर जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में ई कोर्ट परियोजना 2007 से कार्यान्वयनधीन है और इसका चरण 2 अभी समाप्त हुआ है। सरकार ने कहा कि चरण 3 का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान करेगा। जिन नागरिकों के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है वो ई सेवा केंद्रों से न्यायिक सेवाओं तक पहुंच सकेंगे और जिससे डिजिटल विभाजन को पाट दिया जाएगा। चरण 1 और चरण 2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए ई कोर्ट चरण 3 का उद्देश्य संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है। विरासत रिकॉर्ड को शामिल करना और सभी अदालत परिसरों को ई सेवा केंद्रों से संतृप्त करके ई फाइलिंग, ई भुगतान का सार्वभौमिकरण लाना। अदालती कार्यवाही में आभासी भागीदारी संभव होगी और इस प्रकार अदालती कार्यवाही से जुड़ी लागत जैसे गवाहों, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों के लिए यात्रा व्यय को कम किया जा सकेगा। ई कोर्ट चरण 3 की केंद्र प्रायोजित योजना संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से न्यायिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है और ऐसी प्रणाली जो सभी हितधारकों के लिए प्रणाली को अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय, पूर्वानुमित और पारदर्शी बनाकर न्याय में आसानी को बढ़ावा देगी। पहले और दूसरे चरण के बाद जैसे मैंने आपको लागत भी बताई, अगर पहले के ऊपर 639 करोड़ खर्च हुए थे तो अगले के ऊपर 1670 करोड़, लेकिन इसके ऊपर 7210 करोड़ पे खर्च किए जा रहे हैं। और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की जब मैं बात साथ में जोड़ रहा हूं और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि एक प्रक्रिया और सरल हो और इसके इंटीग्रेशन से न्याय भी जल्दी मिल पाएगा और जो कई अड़चनें, मुश्किलें आती हैं उनसे भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां पे लिटिगेशन करने वाले को भी और कोर्ट में न्याय दिलाने वालों को भी, दोनों को ही एक सुविधा के रूप में ये टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जहां पर हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सारी उपलब्ध होंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सड़क कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश
सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश संजीव नरूला की खंडपीठ ने आदेश दिया, प्रतिवादी अधिकारियों को सड़क कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित एबीसी नियमों के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। ये निर्देश एक जनहित याचिका में पारित किया गया था, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और पिछले सप्ताह के G20 शिखर सम्मेलन जैसे विशेष आयोजनों के दौरान सड़क के कुत्तों को पकड़ने और बाद में रिहा करने के लिए MCD द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में चिंता जताई गई थी। अदालत को बताया गया कि एबीसी नियमों के अनुसार कुत्तों को पकड़ने के तुरंत बाद नंबर वाले कॉलर से उनकी पहचान की जानी चाहिए, ताकि उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। ये रिकॉर्ड बाद में उसी इलाके में उनकी रिहाई की सुविधा प्रदान करेंगे जहां से उन्हें पकड़ा गया था। MCD ने प्रस्तुत किया कि G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए पकड़े गए कुत्तों को नियमों की कड़ाई से पालन और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की सहायता से रिहा करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। इधर उत्तर प्रदेश में वकीलों की जारी हड़ताल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों में मामलों को महज आंकड़े नहीं माना जाना चाहिए और हर मामले के पीछे जीवन, स्वतंत्रता या आजीविका से संबंधित एक मानवीय समस्या होती है। हाल ही में हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद 30 अगस्त से राज्य में वकील हड़ताल पर है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने कहा कि अदालती मामलों और न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य वकीलों के लिए आजीविका प्रदान करना या ये सुनिश्चित करना नहीं है कि न्यायाधीश मासिक निपटान कोटा पूरा करें। न्यायालय ने रेखांकित किया कि इसकी बजाय ये वादियों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने के लिए है। आदेश में कहा गया है कि न्यायाधीश के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, आजीविका, पारिवारिक व्यवसाय, पेशे, कार्य, आश्रय, सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित मानवीय समस्या का एक तत्व होता है। बहुत से वादी समाज के दलित और कमजोर वर्गों से हैं जो रक्षाहीन, गरीब और अज्ञानी हैं। इस प्रकार वकीलों द्वारा उठाई गई शिकायतें उन वादकारियों के आंसुओं और दर्द से अधिक नहीं होगी जिन्होंने न्यायिक प्रणाली में अपना विश्वास जताया है। ये टिप्पणी तब की गई जब कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने और बहस करने की अनुमति देने के बावजूद संबंधित वकील उपस्थित होने में विफल रहे। न्यायालय ने ये भी देखा कि स्वतः संज्ञान याचिका में आदेशों के माध्यम से सकारात्मक हस्तक्षेप के बावजूद वकील लगातार न्यायिक कार्य से दूर रह रहे हैं और जिससे नए मामलों के बैकलॉग में दैनिक वृद्धि हो रही है। न्यायालय ने अंततः न्याय के हित में मामलों को स्थगित कर दिया ताकि वकीलों के असहयोग के कारण वादकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। तो चलिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.